नमस्कार दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 7 का इतिहास का जो विषय है उसमें से हम लोग साम्राज्य का उदय पढ़ रहे थे और इसी साम्राज्य के उदय के क्रम में हम लोग मौर्य साम्राज्य को देखा था हमने और मौर्य काल को पूरा कर लिया था। अब हम लोग ये देखेंगे कि मौर्य काल में जीवन कैसा था। तो आज का टॉपिक है मौर्य काल में जीवन। तो आइए इस टॉपिक को आज हम पढ़ते हैं, मौर्य काल में जीवन। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट के थ्रू सुझाव दें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो हम सुधार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र जैसे नगर शासन और वाणिज्यिक गतिविधि के प्रमुख केंद्र थे। नगर के पास प्रासाद, सार्वजनिक भवन और सुनियोजित सड़कें थीं। एक सुव्यवस्थित कराधान प्रणाली और संगठित व्यापार के साथ राजकोषीय तंत्र भी था, जिसने साम्राज्य के विकास और समृद्धि को बढ़ावा दिया। साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी, कारीगर नगरीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य काल में जीवन। तो मौर्य काल में जीवन कैसा था उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि वहाँ पे जो मौर्य काल का जो नगर था पाटलिपुत्र, वो शासन और वाणिज्यिक गतिविधि जो होती थी उसका केंद्र था। और नगर के पास प्रासाद, सार्वजनिक भवन भी थे और सुनियोजित सड़कें थी। पाटलिपुत्र नगर में प्रासाद थी, सार्वजनिक भवन वगैरह थे और सुनियोजित यानी कि अच्छी सड़कें भी थी। एक सुव्यवस्थित कराधान प्रणाली और संगठित व्यापार के साथ राजकोषीय तंत्र भी था। और मौर्य काल में राजकोषीय तंत्र भी था। और तंत्र में एक सुव्यवस्थित कराधान प्रणाली, मतलब एक कराधान प्रणाली, कर लेने का कहिए कि प्रणाली जो होता है वो सुव्यवस्थित तरीके से था। और एक व्यापार जो संगठित व्यापार था वो भी था इस मौर्य काल के राजकोषीय तंत्र में, जिसने साम्राज्य के विकास और समृद्धि को बढ़ावा दिया। और ये सारी जो तंत्र थी, चीज़ें जो थी, वो मौर्य साम्राज्य के विकास में और उसके समृद्धि में बढ़ावा दिया। साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी और कारीगर नगरीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और मौर्य काल में जो नगरीय जीवन था एक तरह से, उसमें वहाँ के जो अधिकारी थे, वहाँ के जो व्यापारी थे, कारीगर थे, वो इस नगरीय जीवन में अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मेगास्थनीज के विवरण से भी उस समय के समाज पर कुछ प्रकाश पड़ता है। जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि में संलग्न था, जो मगध साम्राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। एक वर्ष में 2 फसलें बोई जाती थी, क्योंकि गर्मी और सर्दी दोनों में वर्षा होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि दुर्भिक्ष की संभावना कम थी और लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध था। यहाँ पे मेगास्थनीज के बारे में बताया गया, जो एक लेखक थे, उसके विवरण से यह पता चलता है कि वहाँ का जो एक बड़ा जनसंख्या था, वहाँ का जो एक बहुत बड़ा जनसंख्या का भाग कहिए कि बहुत अधिकांश जो लोग थे वो कृषि में संलग्न थे, यानी कि कृषि का कार्य करते थे। और ये जो कृषि का कार्य था वो मगध साम्राज्य में राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत था कि लोग कृषि का कार्य करते थे। और इस रूप में साम्राज्य के जो मगध साम्राज्य के जो राजस्व था उसमें इस कृषि का बहुत बड़ा स्रोत, राजस्व का स्रोत था ये कृषि। चूँकि कृषि होने के बाद ही वहाँ के लोग कर दे पाते थे और तब जाके वहाँ राजस्व वसूला जाता था और एक तरह से कहिए कि फंड बढ़ता था। एक वर्ष में वहाँ पे 2 फसलें बोई जाती थी, इसलिए क्योंकि वहाँ गर्मी और सर्दी दोनों में वर्षा होती थी और इसलिए वहाँ पे 2 फसलें बोई जाती थी एक वर्ष में।
और इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पे दुर्भिक्ष की संभावना कम थी और लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध था, और वहाँ पे कृषि होने के कारण भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। किसी भी संभावित स्थिति के लिए अन्न भंडारों में पर्याप्त अन्न होता था। अगर आसपास युद्ध छिड़ भी जाए तो किसानों को इससे बचाया जाता था और कृषि कार्य को क्षति नहीं पहुंचाई जाती थी। चूँकि वहाँ पे कृषि होता था इसलिए वहाँ पे अन्न भंडार पर्याप्त थे, यानी कि अन्न वहाँ पे पर्याप्त थे, और अगर आपस में आसपास में कोई युद्ध भी हो जाए तो वहाँ पे किसानों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता था और कृषि को क्षति नहीं पहुँचाया जाता था। लोहार, कुम्हार, बढ़ई, जौहरी और अन्य कारीगर नगरों में रहते थे। नगर भली भांति योजनाबद्ध थे और सड़कों पर पहचान सूचक लगे होते थे। संदेश वाहकों के माध्यम से संचार होता था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाते थे। वहाँ के नगर में लोहार भी थे, कुम्हार भी थे, बढ़ई भी थे और जौहरी भी थे। जौहरी जो आभूषण वगैरह बनाते हैं। नगर जो वहाँ का था वो बहुत भली भांति योजनाबद्ध था और वहाँ की सड़कों में पहचान सूचक लगे होते थे। संदेश वाहक भी होते थे जो माध्यम थे किस चीज़ का, संचार का, यानी कि संचार के लिए वहाँ पे संदेश वाहक होते थे। खबर को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाने के लिए वहाँ पे संदेश वाहकों का जो है सो माध्यम का उपयोग किया जाता था। घर लकड़ी के बने होते थे। वहाँ के जो घर थे वो लकड़ी के बने होते थे और 2 मंजिल तक ऊंचे होते थे। आग लगने की स्थिति में सड़कों पर नियमित अंतराल पर पानी के बर्तन रखे जाते थे। यानी कि वहाँ पे जो घर थी वो लकड़ी के बनते थे और 2 मंजिल ऊंचे भी होते थे। अगर आग लगने की स्थिति पैदा होती थी तो वहाँ पे ऐसा भी होता था कि नियमित तरीके से अंतराल में वहाँ पे पानी के बर्तन रखे जाते थे सभी घरों के आसपास, ताकि अगर आग लगे तो इस पानी से उसे बुझाया जा सके। बाद के विवरणों में यह उल्लेख है कि लोग सूती कपड़े पहनते थे जो घुटनों से नीचे टखनों तक पहुँचते थे और ऊपरी वस्त्र को वे अपने कंधों पर डालते थे। कुछ लोग अलंकृत चमड़े के जूते पहनते थे और उन जूतों के तलवे मोटे होते थे ताकि वे लंबे दिखें। वहाँ की अगर वस्त्रों की बात की जाए तो कुछ विवरणों से यह पता चलता है कि वहाँ लोग सूती कपड़े पहनते थे और सूती कपड़े जो घुटने होते हैं, घुटनों के नीचे जो टखना होता है, टखनों तक वो कपड़े वहाँ तक पहनते थे नीचे, और ऊपर की अगर बात की जाए तो अपने कंधों पर वो वस्त्र को डाल लेते थे। कुछ लोग वहाँ के जो थे वो अलंकृत चमड़े, यानी कि चमड़े में जो अलंकृत होते हैं, मतलब उसमें क्या कहिए कि छपे हुए जो चिन्ह होते हैं, या कहिए कि डिजाइन कह सकते हैं आप लोग, तो डिजाइन तरीके से जो चमड़े होते थे उसके जूते पहनते थे और जूते का जो तलवा होता था वो मोटा होता था, इसलिए ताकि वे लंबे दिख सकें। चित्र 5.20 में दर्शाई गई प्रतिकृति मूर्तिकला की सुंदरता और उत्कृष्टता के साथ साथ कई महत्वपूर्ण संदेश देने वाला एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका शीर्ष भाग अशोक द्वारा वाराणसी के पास स्थित सारनाथ में बनवाया गया था। यहाँ पे 5.20 का जो चित्र है जो यहाँ पे दिख रहा है अशोक स्तंभ का, वो मूर्तिकला की सुंदरता और उत्कृष्टता के साथ साथ बहुत सारा संदेश देता है और एक तरह से उत्कृष्ट उदाहरण है ये। इसका जो शीर्ष का भाग है, मतलब आगे का भाग, वो अशोक द्वारा वाराणसी के पास स्थित जो सारनाथ जगह है वहाँ पे बनवाया गया था। सारनाथ जो है, सारनाथ वह स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, और सारनाथ वह जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध, जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। इस कलाकृति के 4 सिंह राजकीय शक्ति के प्रतीक हैं, और इस कलाकृति जो ये है उसमें 4 सिंह दर्शाए हुए हैं, एक सिंह इस साइड, आगे, और एक पीछे की तरह। और ये जो 4 सिंह हैं
वो राजकीय शक्ति यानी कि राज के शक्ति के प्रतीक होता था। कलाकृति के नीचे की चक्राकृति वलयाकार में 4 शक्तिशाली पशुओं हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह को दर्शाया गया है। इसके साथ ही धर्म चक्र जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है वह भी इस पर अंकित है। अगर इस कलाकृति कहिए या कि इस इमेज को कहिए, इसके नीचे वलयाकार जो आकृति है उसमें गोलाकार कह सकते हैं, गोलाकार जो आकृति है उसमें 4 जानवरों को या 4 कहिए कि पशुओं को का चित्र यहाँ पे बनाया गया है। वो 4 पशु कौन से हैं? हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह। इसके साथ ही जो धर्म चक्र जो महात्मा बुद्ध का शिक्षाओं के प्रतीक है, इसके साथ जो ये चक्र दिखाई दे रहा है ये महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं के प्रतीक है। इसको भी चित्रित किया गया है यानी कि अंकित किया गया है। यह चित्र आप में से कईयों को परिचित लग सकता है। वास्तव में इस स्तंभ के शीर्ष को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया है। इसमें संस्कृत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की विजय होती है जोड़ा गया है। यानी कि ये जो चिन्ह है वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया है और इसके साथ एक संस्कृत वाक्य को भी जोड़ा गया है। वो संस्कृत वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि हमेशा सत्य की जीत, सत्य की ही विजय हो। बाईं ओर राष्ट्रीय प्रतीक देखें। इसके अतिरिक्त बाईं ओर राष्ट्रीय प्रतीक है और इसके अतिरिक्त हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में एक धर्म चक्र भी अंकित है और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसके बीच में ये जो धर्म चक्र है वो भी अंकित है। ऐसा आपने कभी देखा होगा। यह आदर्श वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य है वो उपनिषद से लिया गया है। ये वाक्य उपनिषद में लिखा था और उसी उपनिषद के इस वाक्य को यहाँ पे लिया गया है। और कौन से उपनिषद? मुंडक उपनिषद। पूर्ण रूप से यह सत्यमेव जयते नानऋतम के रूप में पढ़ा जाता है। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत हो, असत्य की नहीं। ये वाक्य जो मुंडक उपनिषद में लिखा गया था उसमें पूर्ण रूप से लिखा गया था सत्यमेव जयते नानऋतम और इसका पूरा जो अर्थ होता है वो होता है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। हमने देख लिया मौर्य साम्राज्य में वहाँ के लोग किस तरह से जीवन व्यतीत करते थे, वहाँ का जीवन कैसा था। अब हम लोग साम्राज्य की दुर्बलताएं देखते हैं। साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा इस चैप्टर में। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर साम्राज्य की जो दुर्बलताएं होती है, कमियां क्या होती है एक साम्राज्य की। आइए देखते हैं। आप आगे की कक्षाओं में विश्व के अन्य स्थानों पर अतीत के शक्तिशाली साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रोमन, फारसी, ऑटोमन, स्पेनिश, रूसी, ब्रिटिश इत्यादि। वे सभी बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं, परंतु इतिहासकार इन साम्राज्यों के पतन के कारण पर भी निरंतर चर्चा करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आगे के क्लास में, आगे के कक्षाओं में हम लोग विश्व के बहुत सारे साम्राज्य को पढ़ेंगे। अतीत में शक्तिशाली साम्राज्य जैसे कि रोमन हो गया, फारसी, ऑटोमन, स्पेनिश, रूसी, ब्रिटिश इत्यादि बहुत सारे साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और वे जो सारे साम्राज्य थे वो पहले बहुत शक्तिशाली थे, बाद में वो समाप्त हो चुके हैं। लेकिन यह ऐसे जो साम्राज्य वो समाप्त कैसे हुए, इसका कारण क्या था पतन का, इस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा, इन कारणों में से एक साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों का स्वतंत्र होने का प्रयास है। ऐसा तब होता है जब सम्राट को युद्ध या सूखे के समय अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप स्थानीय शासकों पर कर की मांग बढ़ जाती है। इससे उनमें असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि एक शक्तिशाली सम्राट के बाद एक दुर्बल सम्राट आता है
तो स्थानीय राजा या प्रमुख इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और सम्राट को कर देना बंद कर देते हैं। साथ ही एक साम्राज्य जितना वृहद होता है उसे एक साथ संगठित रखना उतना ही कठिन होता है, जैसा कि अलेक्जेंडर के साथ हुआ। सुदूर क्षेत्र प्रायः साम्राज्य से अलग होने वाले पहले क्षेत्र होते हैं। अंत में प्राकृतिक आपदाओं जैसे लंबे समय तक सूखा या बाढ़ के कारण होने वाले आर्थिक संकट भी साम्राज्य के पतन का कारण बन सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कुछ साम्राज्य का पतन का एक कारण यह होता है कि वहाँ के कुछ जो क्षेत्र होते हैं वो स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं। वो स्वतंत्र होने का प्रयास क्यों करते हैं, वो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। कोई भी क्षेत्र स्वतंत्र होने का प्रयास तब करता है जब कोई सम्राट युद्ध लड़ रहा होता है और उसी दौरान सूखे के समय अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, और युद्ध के दौरान जब सूखा पड़ जाता है उस राज्य में, उस क्षेत्र में, तो वहाँ पे संसाधनों की आवश्यकता होती है अधिक। अब जब संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है तो वहाँ के जो सम्राट होते हैं, स्थानीय जो शासक होते हैं, वो टैक्स बढ़ा देते हैं। टैक्स की जो मांग होता है वो ज़्यादा करने लगते हैं, क्योंकि सूखे के कारण वहाँ पे युद्ध के समय बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब जब टैक्स बढ़ा देते हैं वहाँ के लोग, तो टैक्स कर जब बढ़ा देते हैं तो इससे जब वहाँ का सम्राट जो होता है वो टैक्स बढ़ा देता है तो वहाँ के जो स्थानीय शासक होते हैं उस पर कर की मांग बढ़ जाती है, और उस कर की मांग, जो टैक्स की मांग बढ़ जाती है, तो वहाँ पे स्थानीय जो शासक होते हैं उसमें असंतोष पैदा हो जाती है। यदि एक शक्तिशाली सम्राट के बाद एक दुर्बल सम्राट, और असंतोष पैदा हो जाती है उस समय। अब जब तत्कालीन जो सम्राट थे वो उसके बाद अगर नए सम्राट आते हैं उस बड़े साम्राज्य में, तो वही असंतोष जो पहले सम्राट के समय हुआ था स्थानीय शासकों द्वारा, तो जब दुर्बल सम्राट वहाँ पे आते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय राजा होते हैं, जो असंतोष जिसके अंदर पैदा होता है, वो इस अवसर का लाभ उठाते हैं और वो टैक्स देना बंद कर देते हैं बाद में। और जब वो टैक्स देना बंद कर देते हैं तो जितना एक साम्राज्य जो होता है बड़ा होता है, विस्तारित होता है, उतना ही उसे संगठित करने में परेशानी होने लगती है। और इस तरह से कहाँ हुआ था, अलेक्जेंडर के समय। और इस तरह की स्थिति में जो सुदूर यानी कि दूर के जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ के स्थानीय जो लोग होते हैं, शासक होते हैं, वो सबसे पहले साम्राज्य से अलग हो जाते हैं। अंत में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं होती है, लंबे समय तक सूखा या बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है, तो आर्थिक संकट भी आ जाता है, और यह भी एक कारण होता है एक साम्राज्य के पतन होने का। अतः अपने आप में एक विरोधाभास की तरह है। एक और वे राजनीतिक एकता स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि मौर्य साम्राज्य ने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में किया था। वे छोटे छोटे राज्यों के बीच युद्ध को कम या समाप्त भी कर सकते हैं। वास्तव में एक सुप्रबंधित साम्राज्य छोटे युद्धरत राज्यों की तुलना में अधिक समृद्धि ला सकता है। दूसरी ओर साम्राज्य सामान्यतः निरंतर युद्ध के द्वारा स्थापित होते हैं और अपना अस्तित्व शक्ति और दंड के द्वारा बनाए रखते हैं, जिससे वे समय के साथ आंतरिक रूप से दुर्बल और अस्थिर हो जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि साम्राज्य अपने आप में एक विरोधाभास की तरह होता है। कैसे? ऐसा इसलिए कि एक और जब राजनीतिक एकता स्थापित एक और जो साम्राज्य होते हैं वो राजनीतिक एकता स्थापित कर सकते हैं, जैसा कि मौर्य साम्राज्य ने किया था। लगभग पूरे संपूर्ण भारत को वो एकता स्थापित किया था एक तरह से, और वे छोटे छोटे राज्यों के बीच युद्ध को कम या समाप्त भी कर सकते हैं, और छोटे छोटे राज्यों में युद्ध समाप्त भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। वास्तव में एक सुप्रबंधित साम्राज्य छोटे युद्धरत राज्यों की तुलना में अधिक समृद्धि ला सकता है। वास्तव में कहा गया है कि एक जो सुप्रबंधित मतलब यानी कि वेल मैनेजमेंट जो होता है, अच्छा प्रबंधन
वाला साम्राज्य जो होता है वो छोटे युद्धरत राज्य जो होते हैं, जो युद्ध करते हैं, उसके तुलना में अच्छा होता है, या कि अर्थात वो ज़्यादा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो साम्राज्य जो होता है वो निरंतर युद्ध से ही स्थापित होता है, और उसका अस्तित्व तभी बनता है जब वो शक्ति और दंड को बनाए रखता है। लेकिन अस्तित्व की शक्ति और दंड जो बनाए रखते हैं वो चीज़ जो होती है वो समय के साथ आंतरिक रूप से दुर्बल और अस्थिर होती है, और इस तरह से साम्राज्य के पतन का कारण बनती है। इस क्लास में हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य के समय जीवन कैसा था, और एक साम्राज्य जो होता है वो उसका पतन कैसा होता है, साम्राज्य की दुर्बलताएं क्या होती है। यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से बताया गया है कि 650 सामान्य संवत पूर्व से 600 सामान्य संवत पूर्व से 500 सामान्य संवत पूर्व तक महाजनपद काल था। फिर बीच में अजात शत्रु आते हैं। उसके बाद 400 से जो 321 सामान्य संवत पूर्व तक का समय होता है, उसमें नंद वंश का राज्य होता है। उसके बाद 300 से 200 सामान्य संवत पूर्व, या कहीं कि 185 सामान्य संवत पूर्व तक मौर्य साम्राज्य होता है, और उसी समय अशोक जो राजा है इसी काल के हैं। अब अंत में हम लोग आगे बढ़ने से पहले जो देते हैं वो ये जो पूरा चैप्टर है इस क्लास के साथ समाप्त हो जाएगा। हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, आइए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं। पहला, साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों या क्षेत्रों से मिलकर बना एक बड़ा क्षेत्र होता है। सम्राट अपने साम्राज्य का विस्तार मुख्यतः प्रसिद्धि प्राप्त करने, शक्ति अर्जित करने, सैन्य शक्ति तथा संसाधनों और आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए करते थे। दूसरा, भारत के प्रारंभिक साम्राज्य प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, सिंचाई और परिवहन के लिए नदियों की उपस्थिति तथा व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों से संपन्न क्षेत्रों में उदित हुए। तीसरा, उत्तर पश्चिम भारत में अलेक्जेंडर के अभियान का राजनीतिक प्रभाव सीमित था, लेकिन इसने भारतीय ग्रीक सांस्कृतिक संपर्कों के द्वार खोल दिए। चौथा, मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य बनाया जिसकी विरासत शताब्दियों तक चली। उनकी विरासत में व्यापारिक मार्गों और आर्थिक प्रणालियों को सुदृढ़ करना, व्यापार के लिए सिक्कों का व्यापक उपयोग उत्कृष्ट रूप से संरक्षित की गई। नगरीय बस्तियां और प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली सम्मिलित है। उन्होंने कला और वास्तुकला को भी प्रोत्साहित किया। अंत में अशोक अपनी उपलब्धियों का प्रसार करने और एक दयालु सम्राट की छवि प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, और इस क्लास के साथ ही ये पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर 5, ये समाप्त होता है। धन्यवाद।